लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रोहतासगढ़ फतेह होने की खबर लेकर भैरव सिंह चुनार पहुंचे और उसके 2 ही 3 दिन बाद राजा दिग्विजय सिंह की बेईमानी की खबर लेकर कई सवार भी जा पहुंचे। इस समाचार के पहुंचते ही चुनारगढ़ में खलबली पड़ गई। फौज के साथ ही साथ रियाया भी राजा बीरेंद्र सिंह और उनके खानदान को दिल से चाहती थी, क्योंकि उनके जमाने में अमीर गरीब सभी खुश रहते थे। आलिम और कारीगरों की कदर की जाती थी। अदना से अदना भी अपनी फरियाद राजा के कान तक पहुंचा सकता था। उद्योगियों और व्यापारियों को दरबार से मदद मिलती थी। अय्यार और जासूस लोग छिपे छिपे रियाया के दुख सुख का हाल मालूम करते और राजा को हर तरह की खबर पहुंचाते थे। शादी ब्याह में इज्जत के माफिक हर एक को मदद मिलती थी और इसी से रियाया भी तन मन धन से राजा की मदद के लिए तैयार रहती थी। राजा बीरेंद्र सिंह कैद हो गए, इस खबर को सुनते ही रियाया जोश में आ गई और इस फिक्र में हुई कि जिस तरह हो राजा को छुड़ाना चाहिए। रोहतासगढ़ के बारे में क्या करना चाहिए और दुश्मनों पर क्यों कर फतह पानी चाहिए, ये सब सोचने विचारने के पहले महाराज सुरेंद्र सिंह और जीत सिंह ने भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल को हुक्म दिया कि तुम लोग तुरंत रोहतासगढ़ जाओ और जिस तरह हो सके अपने को किले के अंदर पहुंचाकर राजा बीरेंद्र सिंह को रिहा करो। हम दोनों में से भी कोई आदमी मदद लेकर शीघ्र पहुंचेगा। हुक्म पाते ही तीनों अय्यार तेज और मजबूत घोड़ों पर सवार हो रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए और दूसरे दिन शाम को अपनी फौज में पहुंचे। राजा बीरेंद्र सिंह की आधी फौज अर्थात 25,000 फौज तो पहाड़ी के नीचे किले के दरवाजे की तरफ खड़ी हुई थी और बाकी आधी फौज पहाड़ी के चारों तरफ इसलिए फैला दी गई थी कि राजा दिग्विजय सिंह को बाहर से किसी तरह की मदद न पहुंचने पाए। 5-5, 700 बहादुरों को लेकर नाहर सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर चढ़ा और किले के दरवाजे तक पहुंचना चाहा, मगर किले के बुर्जों पर से आए हुए तोप के गोलों ने उन्हें वहां तक न पहुंचने दिया और हर दफे लौटना पड़ा। जाहिर में तो वे लोग सामने की तरफ अड़े हुए थे और घड़ी घड़ी हमला करते थे, मगर नाहर सिंह के हुक्म से 5-5, 7-7 करके जंगल ही जंगल रात के समय छिपे हुए रास्तों से बहुत से सिपाही, जासूस और सुरंग खोदने वाले पहाड़ पर चढ़ गए थे तथा बराबर चढ़े चले जाते थे और उम्मीद पाई जाती थी कि 2 ही 3 दिन में 1,000-2,000 आदमी पहाड़ के ऊपर हो जाएंगे। तब नाहर सिंह छिपकर अकेला पहाड़ पर चढ़ जाएगा और अपने आदमियों को बटोरकर किले के दरवाजे पर हमला करेगा। पहाड़ पर पहुंचकर सुरंग खोदने वाले सुरंग खोदकर बारूद के जोर से किले का फाटक तोड़ने की धुन में लगे हुए थे और इन बातों की खबर राजा दिग्विजय सिंह को बिल्कुल न थी। भैरव सिंह ने पहुंचकर ये सब हाल सुना और खुश होकर सेनापतियों की तारीफ की तथा कहा कि यद्यपि पहाड़ के ऊपर का घना जंगल ऐसा बेढब है कि मुसाफिरों को जल्दी रास्ता नहीं मिल सकता, तथापि हमारे आदमी यदि ऊंचाई की तरफ ध्यान न देकर चढ़ना शुरू करेंगे तो लुढ़कते पुढ़कते किले के पास पहुंच ही जाएंगे। खैर, आप लोग जिस काम में लगे हैं लगे रहिए। हम तीनों अय्यार पहाड़ पर जाते हैं और किसी तरह किले के अंदर पहुंचने का बंदोबस्त करते हैं। पहर रात बीत गई थी जब भैरव सिंह, रामनारायण और चुन्नीलाल पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे। भैरव सिंह कई दफे उस पहाड़ी पर जा चुके थे और उस जंगल में अच्छी तरह घूम चुके थे, इसलिए उन्हें भूलने और धोखा खाने का डर न था। ये लोग बेधड़क पहाड़ पर चले गए और रोहतासगढ़ के रास्ते वाले कब्रिस्तान में ठीक उस समय पहुंचे जिस समय कमला धड़कते हुए कलेजे के साथ उस राक्षसी के सामने खड़ी थी, जिसके हाथ में बिजली की तरह चमकता हुआ नेजा था। जिस समय वो नेजा चमकता था, देखने वाले की आंखें चौंधिया जाती थीं। भैरव सिंह ने दूर से चमकते हुए नेजे को देखा, जिसे देखकर दोनों साथी अय्यार भी डर कर खड़े हो गए। भैरव सिंह चाहते थे कि जब वो औरत वहां से चली जाए तो कब्रिस्तान में जाएं, मगर वे ऐसा न कर सके, क्योंकि नेजे की चमक में उन्होंने कमला की सूरत देखी जो इस समय जान से हाथ धोकर उस राक्षसी के सामने खड़ी थी। हम ऊपर कई जगह इशारा कर आए हैं कि भैरव सिंह कमला को चाहते थे और वो भी इनसे मोहब्बत रखती थी। इस समय कमला को एक राक्षसी के सामने देख उसकी मदद न करना भैरव सिंह से कब हो सकता था।
वे लपक कर कमला के पास पहुंचे। दो अय्यारों को साथ लिए भैरव सिंह को अपने पास मौजूद देखकर कमला का जी ठिकाने हुआ और उसने जल्दी से भैरव सिंह का हाथ पकड़ के कहा, खूब पहुंचे। भैरव, तुम यहां क्यों खड़ी हो और तुम्हारे सामने ये औरत कौन है? कमला, मैं इसे नहीं पहचानती। राक्षसी, मेरा हाल कमला से क्यों पूछते हो? मुझसे पूछो। इस समय तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैं भी इसी फिक्र में थी कि किसी तरह भैरव सिंह से मुलाकात हो। भैरव, तुमने मुझे क्यों कर पहचाना? क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इतना सुनकर वो औरत बड़ी जोर से हंसी और उसने नेजे को हिलाया। हिलाने के साथ ही नेजे में चमक पैदा हुई और उसकी डरावनी हंसी से कब्रिस्तान गूंज उठा। इसके बाद उस औरत ने कहा, ऐसा कौन है जिसे मैं नहीं पहचानती हूं? खैर, इन बातों से कोई मतलब नहीं। ये कहो कि अपने मालिकों की छुड़ाने की क्या फिक्र कर रहे हो? दिग्विजय सिंह 2 ही 3 दिन में तुम्हारे मालिक को मारकर निश्चिंत हुआ चाहता है। भैरव सिंह उस राक्षसी से बात करने को तैयार थे, परंतु ये नहीं जानते थे कि वो इनकी दोस्त है या दुश्मन, और उससे अपने भेद को छिपाना चाहिए कि नहीं। ये सोच ही रहे थे कि इसकी बातों का क्या जवाब दिया जाए कि इतने में कई आदमियों के आने की आहट मालूम हुई। उस औरत ने घूम कर देखा तो 4 आदमियों को इसी तरफ आते पाया। उन पर निगाह पड़ते ही वो क्रोध में आकर गरजी और नेजे को हिलाती हुई उसी तरफ लपकी। नेजे की चमक ने उन चारों की आंखें बंद कर दी। औरत ने बड़ी फुर्ती से उन चारों को नेजे से घायल किया। हिलाने के साथ ही साथ उस नेजे में गजब की चमक पैदा होती थी। मालूम होता था कि आंखों के आगे बिजली दौड़ गई। वे बेचारे देख भी न सके कि उनको मारने वाला कौन है या कहां पर है। मालूम होता है कि वो नेजा जहर में बुझाया हुआ था, क्योंकि वे चारों जख्मी होकर जमीन पर ऐसे गिरे कि फिर उठने की नौबत न आई। इस तमाशे को देखकर भैरव सिंह डरे और सोचने लगे कि इस औरत के हाथ में तो बड़ा विचित्र नेजा है। इससे तो ये बात की बात में सैकड़ों आदमियों का नाश कर सकती है। कहीं ऐसा न हो कि हम लोगों को भी सतावे। उन चारों को जख्मी करने के बाद वो औरत फिर भैरव सिंह की तरफ लौटी। अब उसने अपने नेजे को आड़ा किया, अर्थात उसे इस तरह थामा कि उसका एक सिरा बाईं तरफ और दूसरा दाहिनी तरफ रहे। तब तीनों अय्यारों और कमला को नेजे का धक्का देकर एक साथ पीछे की तरफ हटाना चाहा। ये नेजा एक साथ चारों के बदन में लगा। उसके छूते ही बदन में एक तरह की झंझनाहट पैदा हुई और सब आदमी बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़े। जब उन चारों अर्थात भैरव सिंह, रामनारायण, चुन्नीलाल और कमला की आंखें खुलीं तो उन्होंने अपने को किले के अंदर राजमहल के पिछवाड़े की तरफ एक दीवार की आड़ में पड़े पाया। उस समय सुबह की सफेदी आसमान पर धीरे धीरे अपना दखल जमा रही थी। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 5वें भाग के 7वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।